हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो गाइस आप लोग। तो भाई कल तो हम लोगों ने 100 पूरा किया था, 100 सब्सक्राइबर। तो कल तो भाई आप लोग क्या मैसेज कर रहे थे, मतलब लिटरली यार आपने ना मन खुश कर दिया। मतलब बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे मैसेज किए कल मेरे को। मतलब लिटरली यार मैं ना अभी बहुत जल्दी ना एक शॉर्ट्स बनाऊंगी। मतलब यार कल ना मेरा दिल भर गया कि पता है क्या क्या बच्चे लिखते हैं, कहते हैं कि मैम आई आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको रैंक ला के दिखाऊंगा। और इतना जुनून, इतना जज्बा, इतना कॉन्फिडेंस यार। मतलब अभी पहले ना 2 मिनट मुझे आपसे बात करने दो यार, फिर स्टार्ट करते हैं। यार मतलब पता है कल क्या हुआ। लिटरली कल मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि हाँ मतलब मैंने ना एट माई टाइम यतीशी देखी कल बहुत सारे बच्चों में। जैसे मैं हुआ करती थी ना एक, मतलब मैं क्या बताऊं यार आपको। आई वॉज इन माई टाइम, इन माई कॉम्पिटिटिव फेज, आई वॉज लाइक करना इतनी एनर्जी, इतना जुनून, और एक ही काम के पीछे बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। बस यही मुझे रहता था। और कल कल मैंने इतने सारे बच्चों में जब उनके उनके मैसेज आए भाई, मैंने यही ऑब्जर्व किया। बच्चे कह रहे हैं मैम आई एम प्रॉमिसिंग यू, आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, हम आपको एक रैंक ला के देंगे और मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। भाई कुछ बच्चों के आए थे, नीट वाले बच्चों के कहते हैं हम मेडिकल कॉलेज अच्छा अच्छा लेंगे। और मैम प्लीज यार आप हमारी हेल्प करो, हमने आपको रो, मतलब यार पता है क्या किया उन्होंने। मतलब एक प्लानर बना के मुझे भेजा कि हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, हम आपको रोज भेजेंगे। एंड यार लाइक कल ना आई वॉज लाइक कि कल मुझे पहली बार तुम्हें बताऊँ इतना प्राउड फील हुआ खुद पे कि यार हाँ मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। और अच्छा कर रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे देखते हैं यार वो तो बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह है। तो भाई गाइस, यू गाइस आर बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और इसी जज्बे के साथ पढ़ो। देखो अंत में क्या होगा, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या लाइफ होगी, अभी कुछ नहीं पता हमको। लेकिन अभी सिर्फ मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना। अगर बच्चे मेहनत करते रहे ना तो जो सोचा है वही हो जाएगा। सच बता रही हूँ। तो भाई प्लीज मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, बता रही हूँ मैं आपको, प्लीज यार दिन रात एक कर दो, है ना। और भाई थैंक यू सो मच। अब वी आर अ फैमिली ऑफ 100 पीपल, 100 सब्सक्राइबर, ठीक है। और जो जो सब लोगों ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो भाई मैं तो उल्टा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज योर फैमिली, राइट। चलिए बच्चे, तो अब आ जाओ मेरे साथ, बातें हमने बहुत बना ली, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं टाइप 2 ऑफ द रिडॉक्स। तो गाइस कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, टाइप 1 पढ़ाया था ना, पढ़ के आयो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ कल ऐसी तो नहीं रह गए तुम लोग, भाई पढ़ा करो, है ना। देखो बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और लिटरली यार वो पागल है यार अपने जुनू, अपने इसके लिए, अपने ड्रीम के लिए सच में पागल है। भाई मैंने वो पागलपन कल देखा आप लोगों में। तो भाई जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी तो है 4-5 महीने हैं तो जेई में तब पढ़ लेंगे, और नीट वाले सोच रहे अरे हमें तो बहुत टाइम है, मई में पेपर होता है, आराम से पहले अपनी जिंदगी जियो, घूमना फिरना करो, नहीं भाई यही टाइम है ना। तो वो वाले बच्चे जो अभी थोड़ा सा पीछे है, जिनको लगता है कि टाइम है, भाई टाइम खत्म है, देखो टाइम नहीं होता। आप भी फटाफट फटाफट अभी स्टार्ट कर दो। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी भी स्टार्ट किया और जेन्युइनली स्टार्ट किया, भाई यू कैन रॉक, ठीक है। चलो, तो भाई टाइप 1 रिएक्शन कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाँ आज हमें स्टार्ट करना है क्या, टाइप 2 ऑफ द रिएक्शन। चलिए बच्चे, तो टाइप 2 ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है देख लो कि it's saying कि in which more than one element in a compound undergoes oxidation and reduction। हाँ मतलब ये कह रहा है कि भाई आप ना ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने कहा आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाई हुई है ना, और आप निकालना भी जानते हो। कैसे निकालोगे आयरन की, भाई मैम इसकी तो है +2, और इस कार्बन की क्या है +3, इस मैग्नीज की क्या है +7, इसकी क्या है +3। भाई जिसको दिक्कत हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो पहले जाके, ठीक है। अब इसमें अटकना नहीं है। और भाई मेरी भी मजबूरी है, अब मैं आपको डिटेल में ना कर, मतलब ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट करवा नहीं सकती निकालवाना, ठीक है, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन की क्या है +4, मैग्नीज की क्या है +2। भाई अब आप देखोगे ये बोल रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। कैसे मैम, ये देखो मैं आपको करके दिखाऊं। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आयरन को ऑब्जर्व करो, +2 से +3, क्या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल मैम बोल दो।
मैंने कहा इसी तरीके से देखो कार्बन का +3 से +4 जा रहा है, मैंने कहा क्या मैं बोल दूं इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो मैं क्या बोल दूं कि मैम इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल बोल दो। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। चलो ये क्लियर हो गई। अब चलो भाई एक बात बताओ, मैग्नीज का देखना +7 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या बोल दूं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल मैम बोल दो। चलो तो बच्चे अब इसी तरीके से आप मेरे को एक बात बताओ, एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई, एन फैक्टर को निकालना। कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, मैंने कहा बताओ, अगर आयरन की एन फैक्टर की बात करेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, तो आप कहोगे मैम +2 से +3 गया है, यानी एक का चेंज आया है, तो मैंने कहा चेंज लिख लो और मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो जितना आयरन है जिस कंपाउंड में निकाल रहे हो, तो आप कहोगे मैम यहाँ तो एक ही आयरन है तो मल्टीप्लाई एक, तो यही क्या आ गया मेरा एन फैक्टर। समझ गए बात को, हाँ। चलो आगे देखो, मैंने कहा कार्बन का बताओ इसी तरीके से, आपने कहा मैम देखो +3 से +4 जा रहा है, चेंज तो एक का आया, तो ठीक है भाई इसी तरीके से एरो मार लो, लिख लो कितने का है चेंज, एक का। बट कार्बन कितने, अब देखो आप कहोगे मैम यहाँ तो कार्बन कितने हैं, 2, तो मैंने कहा लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और भाई यही क्या आपका आ गया 2 एन फैक्टर आ गया। क्लियर हो गई बात, हो गई क्लियर। चलिए बच्चे अभी आगे वाला पार्ट देखो, कहता है तो मैम पहले बच्चे सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या आया 1 और इसका क्या है 2, तो टोटल एन फैक्टर निकालोगे, पूरे कंपाउंड का पूछेगा वो एन फैक्टर, तो कैसे बोलोगे 1 + 2 = 2। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अभी ना वेट करो, बस सीखो, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी तब ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। अब देखो कहता है मैग्नीज का क्या है +7 और यहाँ पे मैग्नीज का क्या है +2, मैंने कहा चेंज बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जो देखो यहाँ पे चेंज आया वो 5 का आया और मैग्नीज भी एक है, तो हमने क्या बोल दिया 5 ही क्या हो गया मेरा एन फैक्टर। क्लियर हो गई बात, हो गई। मैंने कहा इस मैग्नीज के रिस्पेक्ट में बताओ, आप कहोगे मैम देखो चेंज 5 का और मैग्नीज एक है, तो इसका भी कितना आ गया 5 आ गया, राइट। हाँ अब बच्चे आयरन का तुम लोग क्या कहोगे, मैम देखो यहाँ पे आयरन कितना है 1 और चेंज कितने का आया है 1 का, तो 1 × 1, इसका एन फैक्टर 1 और इसमें भी देखो चेंज है 1 का और कार्बन भी 1 है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया 1, तो बच्चे ये गलत हो गया। जी हाँ, और मैम बाकी जो निकाले तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, लेकिन ये दोनों Fe और कार्बन वाला पार्ट हो गया रॉन्ग। तो हम इसको कैसे निकालें, तो भैया इसको कैसे निकालना है ध्यान से सुन लो, अलग से लिखो इस हाफ रिएक्शन को, FeC2O4 गिविंग Fe+3 एंड CO2। अब इसको मैंने कहा यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को क्या करो बैलेंस करो। आपने कहा मैम आयरन इधर एक है इधर भी एक है, इधर कार्बन 2 है, तो लो हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और देखो इधर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन अब कितने हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4। क्लियर हो गई बात, हाँ। मैंने कहा भाई अब चार्ज तो बैलेंस करो, तो आपने कहा मैम देखो 3 यहाँ पे +3 का पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या करो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि भाई +3 को अगर मुझे 0 करना है बैलेंस करने के लिए, तो भाई अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो 3 पे 3 नेगेटिव हो गया, तो भाई +3 और -3 = 0 हो गया ना, तो चार्ज भी मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात। चलो ये भी रब कर देते हैं, समझाने के लिए था सिर्फ। हाँ जी, तो आई गेस ये बात समझ में आ गई, आ गई। अब कैसे निकाले मैम, इसका तो आपने बता दिया, अब इन दोनों का और बता दो, तो भाई इन दोनों का ही बता रही हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा आयरन को उठा लो, मैंने कहा आयरन के रिस्पेक्ट कितने, आयरन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, तो आप कहोगे मैम 3 इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, तो मैंने कहा इसका एन फैक्टर भी क्या हो गया 3 हो गया। अब आपने कहा मैम इसका बताओ कार्बन का, मैं तो आप मैंने कहा बताओ 2 कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है 3 से, तो भाई एक बात बताओ, अगर 2 कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, तो भाई एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा 3/2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यही 3/2 की वैल्यू उठा लो और बोल दो कि यही क्या आ गया इसका एन फैक्टर। 3/2 ही क्या आ गया स्टूडेंट्स एन फैक्टर, ये 3 और ये 3/2, ये क्या आ गए बच्चे मेरे एन फैक्टर। क्लियर हो गई। तो ऐसी रिएक्शन ये है केस 2 या टाइप 2, ध्यान रखना कि इन केस में इन टाइप में किस तरीके से एन फैक्टर निकालना है। अब मैम हमें कैसे क्लिक करेगा, यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में, उन्हें क्लिक ही नहीं होता कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो वो उसके लिए अगर वहां तक पहुंचा तो भाई प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, बार बार पढ़ो, रिपीट करो। टॉपर्स का सीक्रेट बताऊं क्या होता है,
भाई मैं रह चुकी हूँ, मैं आपको आज अपना सीक्रेट बता रही हूँ, लिटरली सीक्रेट बता रही हूँ। मेरा सीक्रेट पढ़ने का ये था कि मैं बार बार बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें नहीं पढ़ती थी। जो मेरे नोट्स होते थे ना, बस उन्हें ही बार बार पढ़ती थी। पता है, एक बार नहीं, जब मेरा पेपर होने वाला था ना जेई का, मैं कम से कम 10 बार मैं अपने नोट्स पढ़ लिया था मैंने। पेपर देने से पहले 10 से 15 बार हर चैप्टर में पढ़ लेती थी। तो भाई, और देखो रैंक भी आई। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नई चीज पढ़नी है, भाई यही चीज पढ़नी है, बस बार बार पढ़नी होती है ताकि दिमाग में चीजें सेट हो जाए। भाई आप, हमें याद ही तो नहीं रहता, यही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन ब्रेन की, कि हमें लॉन्ग टर्म, अगर मैं आज कोई चीज पढ़ लूं तो 1 साल बाद तुम मुझसे पूछो ना और मेरा टेस्ट लो, तो तुम्हें याद नहीं रहने का कुछ, मतलब मेरे को तो नहीं याद रहेगा। केमिस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि भाई केमिस्ट्री अब मेरे ना ऐसे जीन्स में जा चुके हैं इस टाइम, केमिस्ट्री, समझ गए। तो केमिस्ट्री छोड़ के तुमने मुझे कोई आज कोई नई चीज पढ़ा दी, सपोज मैथ्स में कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बहुत मतलब चलो मैथ्स भी मैं कर लूंगी, चलो तुमने ना मुझे कोई बात बताई किसकी रिगार्डिंग, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोई नई बात बताई जियोलॉजी में, भाई मैं 1 साल बाद तुम मेरे से पूछ लेना, मैं तो भूल जाऊंगी। समझ में आई? तो तुम लोगों के लिए भी तो ये चीज नई है, नई है ना। तो अब अगर मैं, जो तुमने मुझे बताया, अगर मुझे बार बार पढ़ू तो भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया इसको तो भाई तुम्हारा नहीं होने। तो मैम हम क्या करें? भाई रोज पढ़ो, रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ। बताऊंगी शॉर्ट्स के थ्रू, मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगी। सबसे पहले तो भाई चीजों को रिपीट करो, रिपीट करो, ठीक है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, भाई मेरे पास ना कुछ बच्चों के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम वहां का भी ये लगा रहे हैं, हम ये भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम जेई वाले भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम नीट वाले भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, हम फलाना क्वेश्चन लगा रहे हैं। भाई इतने क्वेश्चन थोड़ी लगाने होते, तुम इंसान ही तो हो। तुम एक चैप्टर का 1,000 सवाल लगाओगे, तो और चैप्टर का क्या, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, एक चैप्टर का 1,000 सवाल थोड़ी लगाना होता है यार। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया था, आई एम गिविंग यू माई टिप्स। आज पहली बार मैं अपने राज खोल रही हूँ तुम लोगों के सामने, वरना जब मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे ना, जब मैं टॉप करती थी, तो मैं बोलती थी यार पता नहीं हो जाता है टॉप, मुझे नहीं पता। लेकिन आज तुम्हें सच बताती हूँ भाई, यूनिक क्वेश्चन लगा लो, कितने 150 हर चैप्टर के। यूनिक क्वेश्चन से समझते हो मतलब कि यूनिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? भाई यूनिक क्वेश्चन मतलब होता है कि तुमने पहला लगाया, 10वां लगाया, 21वां लगाया, 50वां लगाया, सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट बेस्ड होने चाहिए, कोई भी रिपीट ना हो। बस 150 लगा लो, उन्हीं को रिपीट करते रहो बार बार, 150 इंटू 3 कर दो, धीरे धीरे टिल और एग्जाम डेट। और भाई तुम्हारी रैंक, मतलब रैंक कैसे नहीं आएगी जो बच्चा ऐसे करेगा? भाई तुम क्या पता तुम ही अगले AIR1 हो, समझ रहे हो बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, समझो। सवाल न, ऐसा नहीं तुमने 20 प्रकार के तो मॉड्यूल खरीद लिए, अब तुम वहां से लगा रहे हो सवाल, ना तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा, ना तुम कुछ सीख रहे, कंफ्यूज हो रहे, थक रहे हो। क्वालिटी पढ़ाई करो, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए अपने को, समझ रहे हो? यूनिक 150 सवाल लगाओ बस हर चैप्टर से। अब उसमें देखो, तुम तो अब ऐसा थोड़ी कि तुमसे 150 के 150 लग गए, अब बहुत बच्चे तो यही आउट हो जाएंगे कि यार हमसे तो लगने चाहिए थे 150, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे हिसाब से तो भाई तुमसे 50% या 60% ही लगेंगे 150 के भी, जब तुम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ोगे। उसके बाद कुछ 1 महीने बाद फिर से उन 150 क्वेश्चन को रिपीट करो, फिर तुम 70-80 लगाओगे, या चलो 90-100 भी पहुंच गए, फिर जब तुम तीसरी बार करोगे तब तुम्हारे 150 लगेंगे पूरे। और जहां तुम गलती करोगे ना, देखो जब शुरू में तुमसे सपोज 150 में से 60 सही गए, बाकी 60 गलत हो गए, 60 क्या ज्यादा ही गलत हो जाएंगे, जितने भी तुमने लगाए गलत हो गए, चलो मान लो कि तुमने तुमने ना 70 सही किए, है ना, तो 80 तुमसे गलत हुए, तो उन 80 क्यों गलत हुए, अब उनके पीछे लग जाओ कि क्या कोई नई चीज थी जो मुझे नहीं पता थी पहले। अगर वो ऐसी थी तो भाई एक छोटी सी इतनी बड़ी सी डायरी बना लो, मैंने तो यही किया था अपने टाइम पे, एक डायरी बनाई, उसमें मैं अपने सारे पॉइंट्स लिखती रहती थी कि जहां अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, क्या वहां पे मेरी कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम थी कि वो चीज मैंने पहली बार देखी, या मुझे पता था याद नहीं आया। उन पॉइंट्स को मैं उस डायरी में मेंशन करती थी, फिर जब मेरा टेस्ट होता था मेरे इंस्टीट्यूट में तो मैं उसी डायरी को बार बार पढ़ती थी, क्योंकि पहले जो जो पहले सवाल लग गए यानी वो इजी है मेरे लिए, वो मेरे माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में रख लिए। लेकिन जो सेकंड बार में नहीं लगे उन्हें पढ़ो ना बार बार, उन्हें सॉल्व करो, फिर कुछ 2-3 महीने बाद फिर तीसरा स्टेप उन्हीं क्वेश्चन को, अब जब तुम फिर लगाओगे ना 150 को, तो अब तुमसे 100 से 120 लग जाएंगे, बल्कि 130 लग जाएंगे। तो मैम वो 20-30 क्यों नहीं लगे, अब उनके लिए भी एक उनमें भी मेंशन करो कि कहाँ मेरी गलती हुई, क्यों गलती हुई, क्या मैं कुछ भूला।
है ना। फिर उसको भी अब उस डायरी में मेंशन करो उन पॉइंट्स को, फिर उन्हें भी बार बार पढ़ो कि जो मैं भूलता हूँ, जो मेरी वीकनेस है उसे मजबूत करो। तो भाई जो कमजोरी होती है ना उससे भागा नहीं जाता, उसके पीछे लग जाना होता है एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से। समझ में आया, आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और एक काम और कर देना भाई, मैं ना ये मेरे मैं आज सोच के आई थी कि अब आप लोग ना भाई, मेरे को ना पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में बच्चे कितने हैं जो फोकस के साथ इस चैनल से पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई आई एम ट्राइंग सो मच बेस्ट फॉर यू कि आई कैन गिव यू बेस्ट कंटेंट, है ना। तो प्लीज मार्क अटेंडेंस। अब हाउ टू मार्क द अटेंडेंस, मैं क्यों बोल रही हूँ ये पहले ही बता दूं, क्योंकि आई वांट टू सी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग अहेड विद मी। सो जस्ट एक काम कर लेते हैं, जो मेरे दिमाग में बड़ा सिंपल सा था कि सब लोग का एक कॉमन अटेंडेंस क्राइटेरिया होगा, दैट इज कि आप लाइक कर दो। तो लाइक से मुझे पता चल जाएगा जितने भी लाइक्स होंगे कि हाँ इतने बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं हर मतलब इस चैनल के थ्रू। ठीक है, चलो चलिए भाई स्टार्ट करो। ये तो आपको आ गया है ना। हाँ चलो आंसर भी चेक कर लो। देखो ये मैंने ना खुद ही आंसर्स भी बनाए हुए हैं, ये आंसर है इसका। तो भाई पहले का 3 आ रखा है, दूसरे का 5 और Mn का 5 और Fe का 3, कार्बन का 3/2। सही है, हमारे भी आंसर यही आए हैं, चेक कर लेना आप, ठीक है ना। चलो अभी आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, एक और करो। देखो ये वाला भी एक अच्छा है, आपको इससे प्रैक्टिस होगी, है ना। क्यों करा रही हूँ, अभी जब PYQ करोगे ना तब यू विल गोइंग टू थैंक मी कि मैम थैंक यू सो मच, यू विल डेफिनेटली से मी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सल्फर पे -2, आर्सेनिक पे क्या आएगा, निकालो जरा जल्दी से। ये मैंने निकलवाया था, याद है ना। हाँ ऑक्सीडेशन वाले उसमें पार्ट में जाके देखो तब समझ में आएगा, जिसको नहीं आ रहा बाकी तो आना चाहिए भाई, पढ़ा दिया मैंने। इस पे जाएगा +5, इस पे क्या जाएगा +5, अरे 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 4 2 8, 8 - 3 क्या होता है 5। सल्फर पे क्या जाएगा +6, नाइट्रोजन पे क्या जाएगा +2 और इस वाले ऑक्सीजन पे क्या जाएगा -2। ठीक से लिख देते हैं -2। हाँ जी बच्चे, तो देखना अभी एक से क्या ये वही केस है टाइप 2 की, एक से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। तो देखो आर्सेनिक +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर -2 से +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन +5 से +2 रिडक्शन हो रहा है। गॉट इट। हाँ तो ये वही केस है, चलो आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा अब एक काम कर लो भाई, देखो सबसे पहले तो ना आई विल कीप द स्लाइड्स क्लीन, आई डोंट वांट टू मेक इट डर्टी, क्योंकि तुम लोग फिर बाद में पढ़ते हो तो फिर तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई आर्सेनिक और इसका बताओ, आर्सेनिक का क्या जाएगा बताओ। चेंज कितने का आया, आप बोलोगे मैम देखो चेंज आ रहा है कितने का, 2 का। तो मैंने कहा लो उठाओ 2 लिख दो, और मैंने कहा जो आर्सेनिक है वो कितने, आप कहोगे मैम देखो 2 है, मैंने कहा लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एन फैक्टर क्या आ गया 4। गॉट इट। हाँ अब बात करो सल्फर की, तो सल्फर के केस में भाई चेंज देखना कितने का आया, चेंज भाई चेंज पॉजिटिव होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो जिनको दिक्कत होती है चेंज निकालने। तो भाई फाइनल कितना है 6 और इनिशियल कितना है -2, तो लो लिखो यहाँ -2। अब भाई माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। समझ गए, तो चेंज कितना आ गया 8 का। तो चलो यहाँ पे लिख दो क्या कि चेंज आया 8 का, और सल्फर है खुद कितना 3, तो लो मैंने क्या लिख दिया ×3, तो क्या आ गया 24। गॉट इट, गॉट इट। अब टोटल निकालना है ना इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का टोटल निकालोगे ना, तो कैसे निकालोगे, तो भाई दोनों को कर दो ऐड, 4 + 24 हो गया 28। तो भाई यही क्या है मेरा इस कंपाउंड का, किसका, इस कंपाउंड का, यही क्या है मेरा टोटल एन फैक्टर। गॉट इट, यस। चलो अब इसी तरीके से बात करिए किसकी, बात करते हैं चलो नाइट्रोजन की। मैंने कहा चेंज निकालो, तो आप बोलोगे मैम यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो चेंज कितने का आया 3 का। तो मैंने कहा लो यहाँ लिखो 3, और मैंने कहा नाइट्रोजन कितना है, कहोगे 1 है, तो लो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 क्या आ गया एन फैक्टर। गॉट इट, गॉट इट। चलो अभी आगे देख लो, आगे वाला केस क्या है। मैंने कहा इस वाले आर्सेनिक का, अब देखो भाई पहले काम करो नाइट्रोजन का निकालो, तो नाइट्रोजन में एक सेकेंड, हाँ तो ये वाले नाइट्रोजन का देखना, यहाँ पे चेंज कितने का आया 2 से +5, तो चेंज है 3 का, 3 इंटू और नाइट्रोजन कितना 1, तो एन फैक्टर क्या आ गया मेरा
तीन। गॉट इट। हाँ, अब इनका कैसे निकालोगे, तो इनका इस तरीके से नहीं, जो तरीका बताया वैसे ही निकालो। मैंने कहा पहले ना हाफ रिएक्शन लिख लो जिनमें तीन आ रहे हो, तो आप कहोगे मैम लो, हाँ आपने कहा तो हम क्या मना कर देंगे, लो हमने तो लिख दी फटाफट। देखो कैसे, A2S3 gives you H3ASO4 प्लस में SO4 माइनस 2, राइट? यस। मैंने कहा अब एक काम कर लो यार, बैलेंस करो पहले। यहाँ पे आर्सेनिक कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ सल्फर 3, यहाँ सल्फर 1, तो मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आपने कहा मैम देखो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। अच्छा हाइड्रोजन भी, हाँ, तो आप कितने कहोगे मैम, देखो 12 ऑक्सीजन ये रे और 8 ऑक्सीजन ये रे, तो ये हो गए 20 ऑक्सीजन, और 20 ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करोगे, पानी से। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो 40 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, लेकिन यहाँ पे तो भाई सिर्फ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, सॉरी 6, देखो ये रहे ना, ध्यान से सुनो, 2 into 3 तो 6 हो जाएगा। हाँ, तो आपने क्या कहा कि मैम एक काम करो, अब यहाँ पे 6 और 40 हाइड्रोजन इधर है, तो 40 माइनस 6 कितना होता है, 34, तो आपने कहा लो मैम इधर साइड 34H प्लस ऐड कर दो। अब मैंने कहा यार तुमने सब कुछ तो बैलेंस कर दिया, बट चार्ज डिसबैलेंस हो गया। आपने कहा कैसे मैम, देखो 3 नेगेटिव तो ये रहा, एक सेकेंड, सॉरी नॉट 3, 6 नेगेटिव, एक पे भाई, एक पे -2 है, लेकिन ये 3 है, तो 3 पे, तो 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6, यानी कि मैम यहाँ पे जो चार्ज है हमारा दैट इज -6 और प्लस देखो 34 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिखोगे, -6 प्लस 34 आ गया क्या, 28 पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरा। तो मैंने कहा, अब आपने कहा मैम चार्ज कैसे बैलेंस करें, मैंने कहा तुम परेशान क्यों होते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैंने कहा तुरंत ही यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। क्या कहा मैंने, 28 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो भाई हो गया चार्ज बैलेंस, क्लियर। अब बात आती है कि मैम कैसे निकाले फिर इसका और इस सल्फर का, इस आर्सेनिक का और इस सल्फर का एन फैक्टर। मैंने कहा एक बात बताओ, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने दो आर्सेनिक, नॉट इलेक्ट्रॉन, सॉरी माय बैड, सॉरी गाइस, सॉरी मैंने गलत बोला, कि यहाँ पे दो आर्सेनिक हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, आप बोलोगे 28, तो मैंने कहा एक कितने से होगा, तो आप क्या क्या कहोगे मैम, 28/2। मैंने कहा इसी तरीके से यार ये वाला बताओ, मैंने कहा यहाँ पे जो 3 सल्फर है वो कितने इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, 28, लेकिन एक सल्फर कितने से होगा, तो आप क्या कहोगे 28/3। तो बच्चे यही देखो जो गोले मैंने मारे ना लास्ट में, यही क्या है आपके एन फैक्टर। गॉट इट और नॉट? चलो अब फटाफट से ना मैं पहले तो ये ओवर राइटिंग हटा दूं, चलो है ना, साफ है ना स्लाइड। चलो तो आई थिंक गाइस समझ में आया होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो भाई आंसर चेक कर लो, देखो ये है 28, ये है 3, ये है 28/2, 28/3 और ये है 3। गॉट इट? यस। चलो गाइस नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी जल्दी पहले वीडियो पॉज करो, समझो पहले सवाल क्या बोल रहा है, क्या आपसे मांगना चाहता है, आंसर है ना। चलो करो भाई, मैं तो सॉल्व कर रही हूँ। बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.5 मोल Cu2S into Cu+2 एंड SO2। क्या बोलता है कि आपने क्या लिया, K2Cr2, एक सेकेंड, आपने लिया K2Cr2O7 को रिएक्शन कराई है Cu2S के साथ, और ये दे रहा है Cu+2 प्लस में SO2। सही है, सही है। अब आप पहले, मैंने कहा टाइप चेक कर लो, मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाया, एक कल पढ़ाया था और एक आज, देखो उनमें से कौन सा टाइप है। तो आप कहोगे मैम देखो यहाँ पे जो क्रोमियम है दैट इज +6, कॉपर है +1, सल्फर है -2, कॉपर है +2, सल्फर है +4। तो आप कहोगे मैम एक ही कंपाउंड के अंदर देखना, यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर +1 से +2 ऑक्सीडेशन, -2 से -4, तो मैम ये तो टाइप 2 हो गया। और अब मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो क्रोमियम है, आई मीन तो इसका क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, भाई ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे लेकिन खुद का रिडक्शन करे, यानी कि यहाँ पे +6 में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में। देखो रिडक्शन हो गया ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट? यस।
चलिए, तो नाउ अब क्या करना है भाई, उन्होंने क्या बोला है कि इसका 0.1 मोलर दिया है और इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है और इसका मोल दिया है 0.5 मोल। तो काम करो, पहले तो एन फैक्टर निकालो। कैसे निकाले मैम? भाई ये तुम्हें आता है। अब मैंने कहा इसके पहले कॉपर के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे मैम देखो जो चेंज है वो यहाँ +1 से +2 में जा रहा है, यानी 1 का चेंज है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो आप क्या कहोगे मैम, लो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने कॉपर है बताओ, कितने कॉपर है देख के बताओ ना, जल्दी बताओ। कहोगे मैम 2 कॉपर है, तो भाई कॉपर कितने आ गए 2, तो मैम इसका एन फैक्टर भी कितना आ गया 2। क्लियर है? क्लियर है। अब सल्फर की बात पे आ जाओ, तो भाई सल्फर क्या कहता है, सल्फर थोड़ा शैतान है, वो कहता है कि पहले सॉल्व करो तब बताएंगे क्या है आंसर। तो आप कहोगे मैम चेंज निकालो, आप तो पहले देखो -2 से +4, भाई चेंज निकालना सिखाया था अभी मैंने, बताओ कैसे निकालोगे चेंज? आप बोलोगे मैम आपने बोला था फाइनल माइनस इनिशियल से चेंज निकालते हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा फाइनल था 4, इनिशियल था -2, तो भाई ये तो आ गया 6 का चेंज। तो चेंज कितने का आया 6 का, लो 6 लिख दिया। मैंने कहा सल्फर कितना है 1, तो मैम कितना आ गया एन फैक्टर, लो 6 आ गया एन फैक्टर। गॉट इट? यस और नो? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोगों को कहीं भी दिक्कत हो मुझे कमेंट में लिख देना। अब वो मेरी हेडेक है कि मैं तुम्हें वो पॉइंट कैसे समझाऊंगी, ठीक है? तुमने मुझ पर विश्वास किया है एंड दैट आई गॉट कि वो ट्रस्ट और प्यार मैंने कल देख लिया बहुत सारा, है ना? और मैं इतने दिन से देख ही रही थी, बट कल तो तुम लोगों ने मतलब वो जो प्यार मेरे को दिया है ना, आई एम सो मच हैप्पी। सो कहीं भी तो मतलब यार जिम्मेदारी अब मेरी है तुम्हारी केमिस्ट्री की, ठीक है? मुझ पे छोड़ दो अपनी दिक्कतें केमिस्ट्री की, है ना? हाँ, चलो तो भाई अभी आगे बढ़ो। तो मैम अब इसका एन फैक्टर क्या होगा? तो एन फैक्टर क्या होगा 2 + 6, बताओ 2 + 6 कितना होता है 8, तो इसका एन फैक्टर टोटल आ गया 8। चलो अभी क्या करें मैम, इन्होंने तो कुछ और पूछा, अब हम सॉल्व कैसे करें? भाई बहुत आसान है, तुम्हें पता है ना कि रिएक्शन जो हुई है दैट इज K2Cr2O7 Cu2S, एंड उसने जो जो दिया अभी देखो, मैं अगर बोल दूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 बराबर है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2S के। तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो, बताओ बताओ बताओ, कैसे निकालने सिखाए थे इक्विवेलेंट, जल्दी बताओ। मोल इनटू एन फैक्टर, यही तो बताया था। हाँ, तो बताओ क्या इस यहाँ पे लगाओ K2Cr2O7 के भाई मोल तो निकालने हैं, तो N से क्या है मोल, और N फैक्टर कितना निकाला है अभी K2, अच्छा इसका तो निकाला ही नहीं भाई, K2Cr2O7 का N फैक्टर तो निकाला ही नहीं। रुको, ये जा रहा है Cr+3 में, ये किसमें है +6 में, बताओ चेंज कितने का है? क्या बोलोगे? +6 से +3, 3 का चेंज है। कितने का चेंज है? 3 का। मैं इस वाले का क्रोमियम का निकाल रही हूँ, तो 3 का और क्रोमियम ये है कितना 2, तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे 2 से, तो कितने का आ गया 6 का, समझ गए? हाँ, तो लो आ गया एन फैक्टर 6। अब बात करते हैं इसके लिए Cu2S के लिए लगाओ, तो मोल कितने हैं इसके क्वेश्चन में दिए हैं 0.5, और एन फैक्टर अभी हमने कितना निकाला था 8। मैंने कहा सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करके देखो क्या आएगा 8 इंटू 0.5/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपके 8 इंटू 0.5/6, एक सेकेंड, अच्छा ओके ओके गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ यार, एक सेकेंड। ये ना थोड़ी इधर क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी दी है ना? हाँ, चलो एक बात बताओ, क्या मोल्स बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम? वॉल्यूम सॉरी, हाँ यही होता है, सही है सही है। तो भाई एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं मोल की जगह लिख दूं क्या मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, भाई मोलैरिटी कितनी दी है इन्होंने? मोलैरिटी क्वेश्चन में दी है 0.1 इंटू वॉल्यूम बराबर 0.5 इंटू 8। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। मैं मोल्स निकाल के लाई वहां से, लेकिन अब मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। मैंने कहा वॉल्यूम निकालो, तो आप कहोगे 0.5 इंटू 8 अपॉन 0.1। भाई यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, अच्छा एन फैक्टर तो लगाओ, एन फैक्टर कितना आया था 6 इंटू 6,
इंटू 6। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 40/6 यानी 20/3 लीटर्स। गॉट इट? यस। समझ में आया ना, समझ में आया ना। देखो यहाँ पे देखो एक बार, इधर मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा हम हमेशा निकालते हैं जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो मोल इनटू एन फैक्टर से आप निकालते हो। तो इस एन की जगह हम m इंटू वी भी तो रख सकते हैं। अरे भाई मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो n बराबर क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने इसको n को इससे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्वेश्चन में दी है और वॉल्यूम पूछा है। समझ गए ना? चलो तो भाई देखो आंसर क्या है 20/3 लीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फाइनल, दैट इज माय टाइप 3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। भाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है मैम? बच्चे ये आप अच्छे से जानते हो कि किसी कंपाउंड के अंदर उसी एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का दूसरी बार रिडक्शन हो रहा हो साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर, एक ही साथ, राइट? यस। तो एक बात बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो एक्चुअली मैं सिखा रही हूँ टाइप 3 में पहले तो कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो भाई सल्फर है 0, यहाँ पे सल्फर है -2 और यहाँ पे सल्फर कितना है +2। समझ गए? हाँ। तो देखो एक ही एलिमेंट का एक ही कंपाउंड के अंदर पहले तो क्या हो रहा है रिडक्शन और दूसरे केस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। गॉट इट? हाँ। तो इस केस में अब कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले तो आप वो चीज सीखो। तो भाई एक बात बताओ कि यहां से यहां आने में कितने का चेंज आया? आप कहोगे मैम 2 का। मैंने कहा सल्फर कितना है यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे? आप कहोगे मैम 1। तो कितना आ गया एन फैक्टर 2, राइट? हाँ। मैंने कहा अब एक काम करो यार, अब एक बार ना ऐसे सोचो, ऐसे इस तरीके से सोचो। कैसे? मैंने कहा चेंज बताओ। तो आप कहोगे मैम 0 से +2 में गया है तो चेंज आ गया 2 का, और सल्फर खुद कितना है? तो आप कहोगे मैम 1। तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो मैम एन फैक्टर कितना आ गया 2। मैंने बोला एक काम करो, इसको बोल दो n1 और इसको बोल दो n2। और मैम एन फैक्टर कैसे निकालें? तो बच्चे एन फैक्टर का एक फॉर्मूला यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, इसलिए कैसे आया भाई इसका पूरा डेरिवेशन है, बट आपके किसी काम करनी है, किसी भी काम का, बिलीव मी। इसीलिए मैं नहीं करा रही क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं कराना, मुझे आपको पीएचडी नहीं करानी, मुझे आपको आईआईटी और मेडिकल कॉलेज भेजना है। तो भाई n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 कर दो। n1 कितना है बताओ 2, n2 कितना है बताओ 2, अपॉन में 2 + 2 तो क्या आ गया 1। तो एन फैक्टर क्या आ गया? ये किसका आया? इस सल्फर के रिस्पेक्ट में जो ओवरऑल एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। और वो n1 और n2 निकालना सिखा दिया कि कैसे आप n1 और n2 निकालोगे इस तरीके से, और यहाँ से आपका जो फाइनल आता है वो आपका फाइनल एन फैक्टर होता है। इसी तरीके से बच्चे देखो Cl2 है भाई, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे Cl की +5 है। मैंने कहा जब ऐसे गया तो बताओ कितना चेंज आया? आप कहोगे मैम 1 का, और Cl कितने हैं यहाँ पे 2, तो मैं लो कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, तो एन फैक्टर कितने का आ गया स्टूडेंट्स 2 का। इसी तरीके से बच्चे आप कहोगे कि मैम दूसरे का भी समझाओ, तो मैंने कहा लो समझा दिया। आप कहोगे मैम चेंज है 5 का और Cl कितने हैं 2, तो कितना आ गया 10, एन फैक्टर आ गया। मैंने कहा भाई एक काम कर लो फटाफट, इसको तो नाम दे दो n1 और इसको नाम दे दो क्या n2। अब मैंने कहा वही फॉर्मूला एन फैक्टर निकालने का, n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो आप देखो n1 कितना दिया है 2, n2 10 अपॉन में 2 + 10 कितना आ गया 20/12। गॉट इट? इस तरीके से निकालना है बच्चे। ये भी रिएक्शन है यार, कि यहाँ पे भी देखो, ये भी मैंने लिख दिया है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो ये Cl 0 में है, यहाँ पे -1 में चला गया, और भाई यहाँ पे कितने में जा रहा है Cl, x प्लस -2 बराबर -1, तो x बराबर 1, तो यहाँ पे Cl किस में है +1 में। गॉट इट? हाँ। तो भाई ये आ गया क्या, देखो ये भी क्या है आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक बार तो हो गया रिडक्शन और दूसरी बार क्या हो गया ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का। गॉट इट? यस। तो ये रिएक्शन प्लीज याद कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। क्या है मेरे साथ बोलो, आग पहले ये देख लो फिर आग बंद करके बोलो, मैं भी बोलूंगी आग बंद करके कि Cl2 + 2 KOH gives you KCl + KClO + water। क्या बोला? फिर से बोलो, Cl2 + 2 KOH gives KCl +
KClO plus water। फिर से बोलो, लास्ट बार बोल रहे हैं, Cl2 plus 2 KOH gives KCl plus KClO plus water। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है। चलो भाई एक और सवाल देखो, कहता है कि 50 ml of 0.5 molar BrO3 react with excess Br minus to produce Br2। Find mass of Br2 formed। Br का मोलर मास दिया है 80 ग्राम पर मोल। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बोल रहा है कि BrO3 माइनस जो है रिएक्ट कर रहा है एक्सेस Br माइनस के साथ, और क्या दे रहा है? Br2 दे रहा है, और BrO3 माइनस 50 ml है और 0.5 मोलर है, और ये ठीक है। एंड आपको इसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको फटाफट एक बात बताऊं भाई, मैंने कहा पहले तो फटाफट एन फैक्टर निकाल लो, उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप कहोगे मैम देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसकी निकाल लो। तो आप कहोगे मैम देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 0, है ना। हाँ, तो आप कहोगे मैम देखो चेंज निकालो। पहले तो क्या निकालो? चेंज निकालो। तो भाई चेंज कितने का आया? +5 से 0 में बताओ कितने का चेंज आया? तो आप बोलोगे मैम 5 का चेंज आया, और ब्रोमीन खुद कितना है? एक, तो एन फैक्टर कितना आ गया मेरा? 5। गॉट इट। हाँ, अब मैंने कहा Br की भी बात कर लो, Br माइनस की। तो आप कहोगे मैम पहले चेंज, यार इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी, इसका छोड़ो, हम इसका निकालेंगे Br2 का। आप कहोगे मैम देखो ये तो पहले क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका तो वही डिस्प्रपोर्शनेशन वाला टाइप 3 केस है, तो उस तरीके से ही एन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकाल दो। तो कैसे निकालें, जल्दी से बता दो आप कैसे निकालें, आपको तो आता है ना यार। तो आप बोलोगे मैम देखो पहले तो N1 निकाल लो और N2 निकाल लो इसके केस में। चलो तो निकलवाओ। मैंने कहा पहला तो देखो 0 से -1 जा रहा है, क्या आया? 1 का, हम पहले निकाल रहे हैं N1, 1 का चेंज है, और ब्रोमीन कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2। इसी तरीके से जब मैं N2 निकालूंगी तो चेंज देखना कितने का है, तो आप कहोगे मैम 0 से +5 में जा रहा है, यानी 5 का चेंज है। 5 का चेंज है तो लो 5, और खुद एक सेकेंड, और खुद Br2 कितना है? 2, तो लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 10। तो मैम N1 भी निकल गया और N2 भी निकल गया। बस एन फैक्टर आपने हमें सिखाई दिया, N1 N2 अपॉन में N1 प्लस N2 कर दो। कैसे करोगे? 2 × 10 अपॉन में 2 + 10, तो 20/12 आ गया। गॉट इट, गॉट इट। अब क्यों सिखाया ये मैंने आपको? मैंने कहा यार सबसे पहले आप एक काम तो करो। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3 माइनस बराबर कर दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Br2 के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है? मोल इंटू, जल्दी बोलो क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। हाँ, तो क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर बराबर इसके मोल इंटू एन फैक्टर। अब भाई मोल निकालने का तरीका बताया ना, मॉलिक्यूलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्वेश्चन में उन्होंने वॉल्यूम दिया है, अब मैं यही रखूंगी भाई। देखो फॉर्मूला हर जगह यही बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको यही याद कर लो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। भाई मोलैरिटी कितनी दी है उन्होंने? 0.5 मोलर। वॉल्यूम कितना दिया है? 50 ml। इसको मैं 1000 में कर रही हूँ तो डिवाइडेड बाय 1000। एन फैक्टर कितना है? हमने निकाला 5। अच्छा, इसके हमें क्या निकालना है? इसको आप सिंपल रखो, क्या? मोल्स ही रखो। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर कितने आए थे इसके? 20/12। तो स्टूडेंट जब आप देखो यहाँ पे, अब हम आके फंसे हैं, यहाँ पे रहेंगे, तो भाई यहाँ पे जो मोल्स आते हैं ना, देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्टली वैसे ही मैंने सॉल्व किया हुआ है। 50/1000 0.5 × 5, देखो यही आ गए ना, हम इस वाले स्टेप पे आके रुक गए हैं। अब भाई जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे इस वाले स्टेप को, तो यू विल गेट कि यहाँ से जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 3/40, है ना। अब हमें क्या निकालना है? उसने मास पूछा है, तो मास कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा लो मास कैसे निकालोगे? मोल इंटू मोलर मास से। मैंने कहा एक बात बताओ, Br2 का हमें मास निकालना है ना, क्वेश्चन में Br2 का पूछा है ना, तो Br2 का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? 160 ग्राम पर मोल। मैंने कहा मास कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे मैम मोल्स इंटू मोलर मास, और मोल्स अभी कितने आए हैं मेरे? 3/40। तो लो 3/40 को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास 160 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 12 ग्राम। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आ गया। चलो आगे बढ़ो।
अभी ये और एक और चीज यार काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, इस पे बेस भी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको कई बार। क्या बोलता है कि जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओए का क्या मतलब है, ओए का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कराते हो C2O4-2 यानी ऑक्सलेट आयन, ये क्या बताया था मैंने आपको, करवाया था ना याद, क्या है ये, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। तो भाई ये देता है ना +3 से इसको ऑक्सीडाइज करके +4 में, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से भाई ये जो C2O4-2 आयन है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है H2C2O4 क्वेश्चन में, ये कई बार ऐसे भी लिखा आता है K2C2O4, लेकिन बात सबकी एक है कि जब आप इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे तो ये CO2 में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में कन्वर्ट कर देगा, और इन रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। भाई कल को ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देखो C2O4, अभी इसके साथ है KHC2O4.H2C2O4, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में, बात वही है कि यहाँ पे +3 से इसको +4 में जाना है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरीके से भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2C2O4.T3 टाइम्स ऑफ KHC2O4, ये सॉल्ट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, है ना। बस आप एक कंपाउंड देखो कि इस तरीके का कंपाउंड है और यहाँ पे C2O4 है और ये क्या कर रहा है, +3 में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज सॉरी +4 में कन्वर्ट कर रहा है कार्बन को, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरीके से बच्चे ये केस तो आपको सारे याद रखने हैं। अब कल को मैंने क्या किया, मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, मैंने KOH डाल दिया, और आप जानते हो ये क्या है, आपका बेस है ना, बेस है। चलो अब चलो पहले मैं ऊपर ही आती हूँ, तो मेरे को आपको एक बात बतानी है, वो तो मैंने बताई नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, अभी क्या निकाल रही हूँ, पहले तो यार मैं ना ये ओवर राइटिंग जो की है इसको हटा रही हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बस मेरे को एक बात बताना कि मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे +3 से +4 में कर दिया, एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर निकालना है। मैंने कहा बताओ इसके लिए एन फैक्टर निकालो इस कार्बन का। आप कहोगे मैम चेंज गिनो पहले, तो एक का है, कार्बन कितना है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो आप कहोगे मैम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो एन फैक्टर आ गया 2। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे भी क्या है, +3 है और जा रहा है +4 में। मैंने कहा मुझे बस इतना बता दो यार, एक सेकंड कलर चेंज करके लिख देती हूँ ऊपर ही, +3 से +4 में जा रहा है। मैंने कहा चेंज कितने का, एक का, लेकिन कार्बन कितना है तो 2, तो 1 × 2 = 2। इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी देखो +3 से, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, चलो +3 से कहा जा रहा है +4 में। मैंने कहा चेंज है एक का, कार्बन कितना है 2, तो लो एन फैक्टर आ गया 2। मैम लेकिन इन केस में कैसे निकाले, आगे वालों में तो सुनो। मैंने कहा कार्बन देखो कितना है, आप कहोगे मैम देखो जाएगा तो +3 से +4 ही, तो चेंज कितने का आया, एक का, लेकिन मैम कार्बन इस बार देखो 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 कार्बन है, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 से तुम्हें नहीं आता क्या मल्टीप्लाई करना, तुम क्या डर रहे हो, तो आ गया क्या एन फैक्टर 4। इसी तरीके से बच्चे नीचे वाले में देखो, आप फिर रुक गए, एक सवाल आया और आपसे नहीं बना, लेकिन मैं जिसको केमिस्ट्री पढ़ा हुआ मैं वो रुक जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं ना, नहीं। चलो आप कहोगे मैम देखो फिर से, आप पहले तो कलर चेंज करके लाओ, कर दिया, +3 से किस में जा रहा है, +4 में, तो भाई कितने का चेंज आ रहा है, आप कहोगे मैम चेंज तो एक का है, लेकिन कार्बन इस बार हमें ज्यादा लग रहे हैं, देखो 2 तो ये रहे और 2 × 3 6 कार्बन, 6, एक सेकेंड, अरे 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 भाई, हाँ एक सेकेंड, तो भाई 6 तो ये हो गए कार्बन और 2 ये हो गए, तो इंटू कर दो 8 कार्बन है ना टोटल, अरे टोटल से तो मल्टीप्लाई करते हैं, आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ गया 8। इसी तरीके से बच्चे अब देखना, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तब का केस है जब हमने लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सलेट आयन के साथ, लेकिन भाई अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने ले लिया क्या, बेस ले लिया। अब मैंने आपको सिखाया था कि एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बेस के लिए बताओ कैसे निकालते हैं, उसकी एसिडिटी के बराबर, यानी कितने OH- प्रेजेंट है, तो कितने दिख रहे हैं जल्दी बता दो, तो आप कहोगे मैम इसके लिए एन फैक्टर है कितने OH है, 1, और मैम इसके लिए भी एन फैक्टर क्या है, कितने OH है, 1। क्लियर हो गई बात। लेकिन मैम अब ये एसिड बेस रिएक्शन है भाई, ये बेस है और ये इसके पास HH+ देने लायक है, तो ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन में अब इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका भी बदल जाएगा। कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो भाई, इस केस में कैसे करते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालोगे, जब यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा तो एन फैक्टर बराबर होगा कितने H+ है,
खत्म कहानी, निकल गया एन फैक्टर। आप कहोगे मैम हमें तो एक दिख रहा है, तो मैंने कहा इतना ही क्या है इसका, एन फैक्टर भी एक है। अब आप कहोगे मैम नीचे वाले केस में तो देखो दो तो एच ये रहे और एक एच ये रहा, तो मैम इसका एन फैक्टर हमें है 3, क्योंकि आपने बोला है जितनी एच प्लस है। गॉट इट? जी हाँ। तो बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी कि किस तरीके से एन फैक्टर निकाला जाता है। ये सारे केस याद रखने हैं आपको, सारे के सारे। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया, एकदम से इतना सारा करा दिया, लेकिन मैंने भी कौन सा बोला कि आज याद करो और कल ही जेई का पेपर है ना? आपके पास अभी बहुत टाइम है, धीरे 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 सारी चीजें दिमाग में फिट करो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, फाइंड मोल्स ऑफ K2Cr2O7 and KOH required to titrate 100 ml of 0.5 molar H2C2O4.2 KHC2O4 रिस्पेक्टिवली। अरे मैम हमें तो टाइट्रेट सुन के बहुत डर लग जाता है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा भाई। टाइट्रेशन डिटेल में कराऊंगी कल वाले लेक्चर में। अभी सुन लो कि हर बार टाइट्रेट आ जाए, मुझे पता है तुम लोग ना टाइट्रेशन शब्द से डर जाते हो, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह रह चुकी हूँ स्टूडेंट, पागल टाइप, पगली टाइप। तो भाई टाइट्रेट का टाइट्रेट से क्या समझे, पहले तो आप ये बताओ भाई। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो मैं बच्चों को ये बोलती थी, कई बार ना क्वेश्चन डराने के लिए बोलता है ना? देखो टाइट्रेशन के अंदर काफी सारी नई नई चीजें हम पढ़ते हैं, डेफिनेटली मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही, वो भी पढ़ाऊंगी मैं कल के लेक्चर में। लेकिन फिलहाल इस सवाल को मैं जानबूझ के लेके आई हूँ, और यहाँ पे मुझे पता है मैंने टाइट्रेशन आपको टाइट्रेशन का टी भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी सवाल डाल दिया। तो भाई यहाँ पे टाइट्रेट वर्ड को रिप्लेस कर दो रिएक्ट से। क्या बोला मैंने कहा यहाँ पे जो टाइट्रेट शब्द है ना, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया रिएक्ट से। भाई यही मतलब होता है टाइट्रेट का। टाइट्रेशन एक रिएक्शन टाइप है जिसमें हम नॉन कंसंट्रेशन की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन निकालते हैं, राइट? हाँ, तो टाइट्रेट को टाइट्रेट मतलब रिएक्शन ही हो रही है, ऐसे समझा करो सिंपल तरीके से। बस अलग अलग बातें हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो बोलता है अब पढ़ो एक बार कि फाइंड मोल्स ऑफ K2Cr2O7 एंड KOH required to titrate, रिमूव कर दो टाइटल, required to react 100 ml of 0.5 molar H2C2O4.2 times of KHC2O4 respectively। करें? चलो अब करते हैं। अब आसान लगा, हल्का हुआ मन आपका टाइट्रेशन वर्ड, टाइट्रेट वर्ड देख के हुआ होगा। चलो क्या बोलते हैं कि पहले लो K2Cr2O7 उसकी रिएक्शन कराओ H2C2O4.2 टाइम्स ऑफ KHC2O4 की। भाई अभी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके साथ रिएक्शन होती है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? यस। अब मैंने कहा पहले तो एन फैक्टर निकाल लो इसका। कैसे निकाल लोगे? आप कहोगे मैम एक कार्बन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन पे होता है +3 और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, राइट? जी हाँ बच्चे, मैंने बोला, मैंने कहा एन फैक्टर निकालो, तो आपने कहा मैम चेंज तो एक का आ रहा है, लेकिन कितने कार्बन है? मैम देखो 2 कार्बन ये रे और 2 कार्बन इंटू 2, तो टोटल हो गए 4 + 2 6। तो एन फैक्टर कितना आ गया? 6। अब यहाँ पे देखोगे ना क्या निकालना है, अच्छा इसके मोल्स निकालना है आपको, इसके मोल्स निकालो। और इसकी इंफॉर्मेशन दी है कि ये 100 ml है और 0.5 मोलर है, यानी बच्चों ये मोल्स ही दिए हैं, देखो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, मोल्स ही तो होते हैं, राइट? हाँ चलो अब जल्दी से बताओ क्या करूं मैं। अब तो भाई बहुत आसान है, जो हर बार करते हैं। चलो एक बार सॉल्यूशन से मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट। देखो इतना सिखा दिया, अच्छा ये नहीं सिखाया ना अभी। मैंने कहा इसके एन फैक्टर निकालने सिखा दिए, 6 आ गए थे। इसका तो आप निकाल लोगे, क्रोमियम का, क्रोमियम में +6 है, यहाँ पे +3 है, चेंज कितने का है? 3 का, लो 3 लिख दिया, है ना? देखो ध्यान से सुन लो, कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। और भाई क्रोमियम कितना है? 2, तो 2, तो 3 × 2 कितना होता है? 6, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 6। मैंने बोला कि K2Cr2O7 के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो इस कंपाउंड के इक्विवेलेंट्स के। तो आप कहोगे मैम देखो इसके मोल्स निकालने हैं ना, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। लो मोल इंटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, बराबर कर दिया। अब इसका मोल इनडायरेक्टली दिया था मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम को 100/1000 करके किया लीटर में। अरे 100 ml दिया है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? लीटर में हो गया। इनटू मोलैरिटी कितनी दी है? 0.5, और इसका हमने एन फैक्टर कितना निकाला है? ये तो देखो 6 निकाला हुआ है। समझ गए बात? हाँ भाई यहाँ से सॉल्व कर लो, मोल्स आ जाएंगे कितने? 1/20 यानी 0.05। ठीक है, देखो कैलकुलेशन कर लेना। मेरा मोटिव है
आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ना, कैलकुलेशन आपको ही करना है। चलिए, इसका दूसरा पार्ट भी उन्होंने दिया था कि अब एक बार KOH की रिएक्शन कराओ इसी कंपाउंड के साथ। तो भाई अब ये जो कंपाउंड है ये अब बेस है, कौन सा है ये, बेस। तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, यानी एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, अभी तो बता के हटी हूँ। तो भाई एसिड बेस यानी बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, उसमें कितने OH माइनस है, यानी कि मैम एक है। और यहाँ पे जो ये एसिड बन गया, तो एसिड के लिए कैसे निकालोगे एन फैक्टर की, मैम कितने H प्लस है। तो मैम देखो दो तो ये रहे और दो ये रहे, तो एन फैक्टर भी कितने आ गया मेरा, 4। क्लियर है, हाँ। और मैम इसकी इंफॉर्मेशन मोल्स की इनडायरेक्टली दी है, ये यहाँ भी लगा दो। तो आपने कहा मैम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH के बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इस कंपाउंड के, लो मोल्स इनटू एन फैक्टर लगा दो। KOH के लिए मोल्स तो निकालने हैं, एन फैक्टर अभी कितना निकाला है, 1। तो लो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1। फिर क्या किया भाई, मोल्स, देखो ये मोल्स ही है। कैसे मैम, ये कैसे मोल है भाई, मोलैरिटी बराबर होता है N इंटू वी। अरे क्या लिख दिया, एक सेकेंड। N बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वी। मोलैरिटी कितनी दी है, 0.5। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml। तो 100 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये लीटर में बन गया। तो स्टूडेंट्स यही तो यहाँ पे भी लिखा है, 0.5 इंटू 100/1000। और एन फैक्टर कितना निकाला, 4। तो भाई यहाँ से मोल्स निकालोगे तो क्या आएगा, 0.02। समझ गए बात, समझ गए बात। चलिए भाई प्लीज रिवाइज करना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सारी चीजें आसान है, बहुत आसान है। बट इट वांट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं किया तो सब मुश्किल है, और प्रैक्टिस कर ली तो हर चीज आसान है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कहता है इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, सुन लो फटाफट, ये आपने पढ़ लिया है, बस यहाँ पे मैंने शब्द, एक टेक्निकल वर्ड है, एक प्रोफेशनल वर्ड है इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इसलिए मैंने एक अलग स्लाइड में मेंशन कर दिया। भाई इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ, ऐसा पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाए। जबकि हम इसको अप्लाई भी कर लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को, कि दैट पॉइंट एट विच नंबर ऑफ equivalents become equal। क्या हो गया, इक्वल हो जाए। ऐसा पॉइंट जहां पर जो इक्विवेलेंट्स है वो क्या हो गए मेरे, बराबर हो गए। समझ गए बस। और ये कोई नई चीज नहीं पढ़ाई, ये मैं आपको कई बहुत क्वेश्चन में तो अप्लाई भी कर लिया। अभी जो सारे आज के क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे हमने इक्विवेलेंट्स बराबर किए हैं, वो ऐसा पॉइंट था, वो ही इक्विवेलेंस पॉइंट था। एक्चुअली इक्विवेलेंस जो पॉइंट आता है ना, चलो ये मैं कल ही बताऊंगी। अभी इसके बाद से ना कल टाइट्रेशन वाले पार्ट में डिटेल में आपको समझाऊंगी। वहां पे इंडिकेटर्स भी होंगे, टाइट्रेशन होंगे, है ना। चलो गाइस, तो आज के लिए इतना करते हैं भाई, आज का पढ़ के आना, कल काम आएगा। ठीक है, चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, पढ़ते रहो।